अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 9 के MCQs डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द प्रिंसिपल ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज़ बेस्ड ऑन। हमने क्लास में भी ये कितनी दफ़ा डिस्कस किया है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है ये बेस्ड है डिवीज़न बाय वेवलेंथ में। स्टूडेंट्स, हमने कहा था कि कोहेरेंट सोर्सेज बनाने के दो तरीके हैं। एक फ़िज़िकल सोर्स को दो लॉजिकल कोहेरेंट सोर्सेज में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं। एक है डबल स्लिट का मेथड, जिसको डिवीज़न बाय वेवलेंथ कहते हैं, और एक है पार्शली रिफ्लेक्टिंग पार्शली ट्रांसमिटिंग मिरर का मेथड, जिसे डिवीज़न बाय एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो डबल स्लिट, डिवीज़न बाय वेवलेंथ, पार्शली ट्रांसमिटिंग पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर, डिवीज़न बाय एम्पलीट्यूड। ये पार्शली ट्रांसमिटिंग पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर जो है ये दो डिवाइसेस में यूज़ हुआ है। एक को हम न्यूटन रिंग्स कहते हैं, दूसरे को माइकलसन इंटरफेरोमीटर कहते हैं। दोनों आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन ये जहन में रखें कि उन दोनों डिवाइसेस में डिवीज़न बाय एम्पलीट्यूड यूज़ हुआ है और यहाँ पे डिवीज़न बाय वेवलेंथ यूज़ हुआ है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। Question number 2, which of the following property proves that a light is a transverse wave? तो वो पोलराइजेशन है। पोलराइजेशन सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स कर सकते हैं, आपके साथ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं वो पोलराइजेशन नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 3, colored fringes are observed in soap bubbles, they are example of इंटरफेरेंस। ठीक है, कलर फ्रिंजेस जो आपके साथ बनते हैं सोप बबल्स में, इसको थिन फिल्म इंटरफेरेंस कहते हैं। वो थिन फिल्म इंटरफेरेंस फ़िलहाल आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन जब आप सोप बबल्स के अक्रॉस देखते हैं या रास्ते पे पानी में जो है आप ऑयल या पेट्रोल डाल लें, तो वहाँ जो आपको कलर फ्रिंजेस नज़र आते हैं उसको थिन फिल्म इंटरफेरेंस कहते हैं, और ये इंटरफेरेंस की वजह से ही होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपके साथ इसका ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग अ सनी डे वी सी द ऑब्जेक्ट्स इनसाइड अ क्लासरूम even when all the electric lights are off is due to reflection, refraction, diffraction और interference। स्टूडेंट्स, मुझे इसमें करेक्ट ऑप्शन तो मुझे तो रिफ्लेक्शन नज़र आता है, क्योंकि डायफ्रैक्शन के लिए अपनी कंडीशन है, उसका सेटिस्फाई होना मस्ट है। लेकिन बहरहाल बुक में जो है डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑप्शन गिवन है। अब आप इस पर ख़ुद ही सोचें। अगर आपने बोर्ड में मार्क्स लेने हैं तो फिर तो आपने डायफ्रैक्शन को ही सर्कल करना होगा, क्योंकि बुक का आंसर है। लेकिन अदरवाइज़ मुझे तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहाँ पे लगती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, द प्रिंसिपल ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। देखिए, हमने स्टार्ट में बात की कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर में जो मेथड यूज़ हुआ है वो कोहेरेंट सोर्सेज बनाने का कौन सा मेथड यूज़ हुआ है, डिवीज़न बाय एम्पलीट्यूड। क्योंकि माइकलसन इंटरफेरोमीटर में पार्शली रिफ्लेक्टिंग पार्शली ट्रांसमिटिंग मिरर होता है, जो एक वेव को रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट कराकर दो वेव्स में कन्वर्ट कर देता है, और वो दो वेव्स हमेशा आपस में लॉजिकली कोहेरेंट होते हैं। तो इसमें न्यूटन रिंग्स में और माइकलसन इंटरफेरोमीटर में याद रखें कि डिवीज़न बाय एम्पलीट्यूड का मेथड यूज़ हुआ है। वैसे ये क्वेश्चन आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, if in the Young's double slit experiment, if the separation between the slits is half and the distance between the slits is doubled, then the fringe width will। स्टूडेंट्स, हमने फ्रिंज विड्थ का जो फार्मूला पढ़ा था वो हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि फ्रिंज विड्थ इज़ लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, जिसमें कैपिटल डी जो है वो सेपरेशन बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन है, और स्मॉल डी जो है ये स्लिट्स की सेपरेशन है। तो वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि स्लिट्स को हमने हाफ कर दिया, मतलब इस डी को हमने d/2 कर दिया,
और आपके साथ जो स्क्रीन की और स्लिट की सेपरेशन थी उसे हमने डबल कर दिया, तो इसका ओवरऑल इफ़ेक्ट जो है वो 4 टाइम्स बढ़ेगा। तो विड्थ जो आपकी है वो 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, वो 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी। Question number 7. Signals from a remote control to a device operated by its travel with a speed of। अच्छा, जो आपके साथ रिमोट डिवाइसेस होते हैं, मतलब जो बहुत दूर डिवाइसेस होते हैं जिनके सोर्स और रिसीवर के दरमियान में आपके साथ जो है वो वैक्यूम होता है, तो वहाँ सिग्नल्स जो भी होते हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से फ्लो करते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा स्टेटमेंट में कंफ्यूजिंग है, लेकिन क्वेश्चन का मकसद ये है कि वो रिमोट डिवाइस का मतलब ये है कि आपके ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान वैक्यूम हो, और वैक्यूम में सिर्फ जो है आपके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मूव कर सकते हैं, जो लाइट उसका जो सब स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं। Light of wavelength lambda is incident normally on a diffraction grating for which the spacing is equal to 3 lambda। d की वैल्यू आपके साथ 3 lambda है। What is the sign of the angle of the second order with the normal? ठीक है, वैसे तो स्टूडेंट्स डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का क्वेश्चन आपका स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन आपसे ये साइन ऑफ टीटा पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द साइन ऑफ द एंगल। तो 1/6, 1/3, 2/3 और 1, करेक्ट ऑप्शन इसका 2/3 है, और प्रूव इसका आसान है। डायफ्रैक्शन का आप फार्मूला यूज़ करें, डी साइन टीटा इज इक्वल टू एम लेमडा। डी की जगह आप 3 लेमडा पुट कर दें और एम की जगह 2 पुट कर दें, तो लेमडा लेमडा तो कैंसिल हो जाएगा, साइन टीटा आपके साथ 2/3 के इक्वल आ जाएगा। तो इजी सा प्रूव है, लेकिन ये क्वेश्चन इंक्लूड नहीं है आपके स्मार्ट सिलेबस में डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का। Which of the following gives 3 regions of electromagnetic spectrum in order of increasing wavelength? ठीक है, स्टूडेंट्स ये तो मेमोराइजेशन का क्वेश्चन है, लेकिन आपको फ़िलहाल पता होना चाहिए कि अल्ट्रा वायलेट की वेवलेंथ जो है सबसे कम होती है, फिर इंफ्रारेड आते हैं, फिर माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। वैसे इसका एक शॉर्टकट भी है, अगर आप ये वर्ड याद कर सकते हैं, ठीक है, तो इस वर्ड में आप जो है GXUVIMR, ठीक है, जी जो है वो आपके साथ गैमा रेज है, फिर एक्स रेज है, फिर अल्ट्रा वायलेट है, फिर आपके साथ इंफ्रारेड है, फिर माइक्रोवेव, फिर विजिबल लाइट है, वी का मतलब विजिबल लाइट, फिर आई इंफ्रारेड, एम माइक्रोवेव्स और आर रेडियो वेव्स। और ये जो ऑर्डर है ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ का ऑर्डर है, और इसका अपोजिट जो होगा वो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर होगा। तो ये इसका शॉर्टकट है, एक फार्मूला है, अगर आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। Two monochromatic radiations X and Y incident normally on a diffraction grating. The second order intensity maximum for X coincides with the third order intensity maximum for Y। वैसे तो ये क्वेश्चन डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का है, आपके कोर्स में इंक्लूड नहीं है, लेकिन अगर हम सॉल्व करें तो वो आपसे कह रहे हैं कि X का सेकेंड ऑर्डर और Y का थर्ड ऑर्डर एक ही हाइट पे है, और वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, वेवलेंथ ऑफ एक्स रेशो वेवलेंथ ऑफ वाई। तो स्टूडेंट्स आप जो है डी साइन टीटा इज इक्वल टू एम लेमडा, ये फार्मूला आप 2 दफ़ा यूज़ करें, एक दफ़ा एक्स के लिए इसे यूज़ करें, एक दफ़ा वाई के लिए इसे यूज़ करें। एक्स के लिए जब आप इसे यूज़ करें तो एम में आपने 2 वैल्यू पुट करनी है, और वाई के लिए अगर आप इसे यूज़ करें तो एम में आपने 3 वैल्यू पुट करनी है। तो ये दो इक्वेशंस जो हैं आपस में फिर डिवाइड कर दें, ये डी साइन टीटा तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे हमने कहा कि m के लिए आपने 2 वैल्यू यूज़ करनी है और y के लिए आपने 3 वैल्यू यूज़ करनी है,
और राइट हैंड साइड पे 1 रह जाएगा, तो लेमडा एक्स बाय लेमडा वाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, लेमडा एक्स बाय लेमडा वाई को सब्जेक्ट कर लें, तो आपके साथ आंसर आता है 3/2। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका 3/2 हो जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन इंक्लूड नहीं है, आपके डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का क्वेश्चन है और ये इंक्लूड नहीं है। द टिप ऑफ अ नीडल डज नॉट गिव अ शार्प इमेज। टिप ऑफ अ नीडल अगर शार्प इमेज हमें नहीं देता तो इसका ऑप्शन है डायफ्रैक्शन, क्योंकि शार्प एजेस से और स्मॉल ओपनिंग से लाइट जो है वो डायफ्रैक्ट हो जाती है, और जब लाइट डायफ्रैक्ट होती है तो फोकस नहीं होती, फोकस नहीं होती तो आपके साथ शार्प इमेज जो है वो नहीं बनते। ठीक है, शार्प इमेजेस जो है वो फोकस्ड लाइट से बनते हैं, और डायफ्रैक्शन के केस में आपके साथ शार्प इमेजेस नहीं बन सकते। स्टूडेंट्स, ये आपके साथ चैप्टर नंबर 9 के वो MCQs थे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 10 के MCQs के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।